मेरी सनक चैप्टर 146। अब तक आप लोगों ने पढ़ा। उसे मेडिकल रिपोर्ट को देखता है और प्रेम जैसे ही इस मेडिकल रिपोर्ट को देखा है तो प्रेम के भाव एकदम से बदल जाते हैं और प्रेम उसे मेडिकल रिपोर्ट को लेकर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। प्रेम अपने कमरे में उसे मेडिकल रिपोर्ट को लेकर आता है और फिर एक नज़र उसे मेडिकल रिपोर्ट को घूर कर देखता है। प्रेम अपनी पैंट की जेब से एक लाइटर निकलता है और उस रिपोर्ट को जलाने ही वाला होता है कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। पतिदेव अपने दरवाजा क्यों बंद किया है? अब आगे। मन्नत की आवाज सुनकर प्रेम उसे मेडिकल रिपोर्ट को अपने लैपटॉप वाले बैग में रख देता है और दरवाजा खोल देता है। और जैसे ही प्रेम दरवाजा खोलना है मन्नत एकदम से अंदर आ जाती है और मन्नत अपने सवालों की झड़ी प्रेम पर लगाते हुए बोलती है, पतिदेव आप ऐसा क्या काम कर रहे थे कि आपको दरवाजा बंद करना पड़ा और मोहन ने आपको मेरी कौन सी मेडिकल रिपोर्ट दी थी? मन्नत का सवाल सुनकर प्रेम अपनी नजरें मन्नत से फिरते हुए बोलता है, कोई खास रिपोर्ट नहीं है, नॉर्मल चेकअप की रिपोर्ट थी। लेकिन मन्नत को तो जैसे प्रेम की कोई बात सुनाई नहीं देती क्योंकि अचानक से मन्नत को चक्कर आने लगते हैं और मन्नत एकदम से सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। जब मन्नत की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो प्रेम पीछे पलटकर देखता है और जब प्रेम देखा है तो मन्नत सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। मन्नत को ऐसे देखकर प्रेम जल्दी से मन्नत के पास आता है और मन्नत के बराबर में बैठकर मन्नत को उसके कंधे से पकड़कर बोलता है, क्या हुआ वाइफी, तुम ठीक हो? ये सर क्यों पकड़ रखा है तुमने? मन्नत बेख्याली में बोल देती है, कुछ नहीं पतिदेव, बस हल्का सा चक्कर आ गया था। मन्नत की हालत देखकर प्रेम फिक्र भरे लेजर में बोलता है, क्या चक्कर आ गया था तुम्हें? ठीक है चलो हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। प्रेम की बात सुनकर मन्नत को अपनी गलती का एहसास होता है और मन्नत अपनी आंखें बड़े करके प्रेम को देखते है। प्रेम मन्नत का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है तो मन्नत दूसरे हाथ से प्रेम का हाथ पकड़कर बड़ी ही रिक्वेस्ट भरी आवाज में बोलती है, नहीं नहीं पतिदेव, बस हल्का सा चक्कर आ गया था, शादी के कामों में जरा सा थक गई हूँ इसलिए चक्कर आ गया था, बाकी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रेम, तुम ठीक हो या नहीं ये डॉक्टर डिसाइड करेगा, तुम नहीं। मन्नत, अच्छा ठीक है पतिदेव, लेकिन हम आज नहीं कल डॉक्टर के पास चलेंगे, आज घर में शादी है और मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, प्लीज प्लीज मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, आज नहीं जाना, मैं कल चलूंगी। मन्नत बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह मासूम सा फेस बनाकर बहुत ही रिक्वेस्ट भरी आवाज में प्रेम को बोलता है और अपनी पलकों को बड़े ही प्यार से झपकाने लगती है। और मन्नत के इतने प्यारी से चेहरे को देखकर प्रेम एक पल के लिए तो जैसे मन्नत के चेहरे में खो जाता है, लेकिन जल्द ही वापस अपने होश में आते हुए अपनी आंखें छोटी करके बोलता है, वाइफी ये जो तुम मासूम सा चेहरा बना रही हो ना, इसका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, तुम्हारी हेल्थ को लेकर मैं कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसीलिए जल्दी से खड़ी हो, हमें अभी डॉक्टर के पास जाना है। प्रेम की बात सुनकर मन्नत के चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं और मन्नत गुस्से में प्रेम का हाथ झांकते हुए बोलती है, मुझे किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना, नहीं जाना मतलब नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, आपको जाना है आप जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। इतना बोलकर मन्नत बिना प्रेम की कोई बात सुनिए कमरे से निकल जाती है। प्रेम अपने हाथों की मुट्ठी बंद करके अपनी आंखों को बंद कर लेता है जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हो। वाइफी तुम्हारे अलावा अगर किसी ने मुझसे ऐसी बात की होती तो दूसरे पल उसकी लाश जमीन पर पड़ी होती। अब अगर तुम्हें शहजादी मैंने बनाया है तो तुम्हारे नखरे भी उठाने पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ आजकल तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना ही होगा क्योंकि तुम्हारी हेल्थ को लेकर मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। दूसरी तरफ काशी के एक होटल में जैकी और प्रणव दोनों ही बेड पर बैठे हुए थे और प्रणव ने लैपटॉप खोला हुआ था। प्रणव अपने लैपटॉप को देखकर बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा था और बार बार उसमें एक ऐप को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अब चल ही नहीं रही थी। प्रणव को परेशान देखकर जैकी प्रणव को बोलता है, कोई फायदा नहीं है, जो डिवाइस तुमने नौकर को पैसे देकर उनके कमरे में लगवाई थी उसे डिवाइस के बारे में शायद उन लोगों को पता चल गया है और इसीलिए उन्होंने वो डिवाइस कैमरा से निकलवा दी है, इसीलिए तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हें वहां की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगी और जो तुमने सोचा है तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से वो काम कर पाओगे, तुम जानते हो ना प्रेम सिंघानिया की बहन की बात कर रहे हो तुम, और
प्रेम सिंघानिया की बहन सिर्फ प्रेम सिंघानिया की बहन नहीं बल्कि विजय मेहता की बीवी भी है। और पता है ना कि उसका पति कौन है? प्रणव अपने चेहरे पर एक शामिल मुस्कान लाकर बोलता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और रही बात मेरे काम को आसान बनाने की तो नैना खुद मेरे काम को आसान करेगी। मैं कुछ नहीं करूँगा, नैना खुद चलकर मेरे पास आएगी। तुम देखना, कल नैना तुम्हारी बाहों में होगी और वही मेरा असली बदलाव पूरा होगा, जब प्रेम सिंघानिया की इज्जत की धज्जियां पूरी दुनिया में उड़ेंगे और उसे विजय मेहता की घर की इज्जत किसी और की बाहों में होगी। रात का वक्त, सभी लोग शादी की तैयारी में लगे हुए थे। नैना के लिए स्पेशली मेकअप आर्टिस्ट को मुंबई से बुलाया गया था और नैना को तैयार करने के बाद अब वह मेकअप आर्टिस्ट मन्नत को तैयार कर चुकी थी, बस एक फाइनल टचअप दे रही थी और थोड़ी ही देर में मन्नत भी तैयार हो जाती है। मन्नत ने वाइन कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें मन्नत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और नैना ने रेड कलर का लहंगा पहना था और पूरी ब्राइडल की तरह तैयार हुई थी, तो नैना की खूबसूरती भी आज कहर उठा रही थी। और बाहर गार्डन में प्रेम कुछ लोगों से बिजनेस की बात कर रहा था और विजय शादी के मंडप में बैठे हुए शादी होने से पहले की रस्मों को निभा रहा था। और तभी पंडित जी बोलते हैं, जजमान दुल्हन को बुला लीजिए। और रेखा जी नैना को बुलाने के लिए चल जाती हैं। थोड़ी ही देर में मन्नत नैना को लेकर गार्डन में आती है और जैसे ही प्रेम और विजय की नज़र मन्नत और नैना पर जाती है तो वो दोनों उन्हें देखते ही रह जाते हैं। दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मन्नत नैना को मंडप में अच्छे से बैठा देती है और फिर प्रेम के पास आकर खड़ी हो जाती है। मन्नत का ध्यान तो नैना और विजय की शादी पर था, लेकिन प्रेम का पूरा ध्यान बस मन्नत पर था। प्रेम का मन कर रहा था कि अभी मन्नत को यहाँ से सीधा अपने बिस्तर पर लेकर जाए, लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी जान से प्यारी इकलौती बहन की शादी हो रही थी। विजय का पूरा ध्यान भी सिर्फ नैना पर ही था। विजय धीरे से नैना के कान में बोलता है, तुम्हें इतना खूबसूरत नहीं लगना चाहिए था जान, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बेडरूम में चले, शादी बाद में कर लेंगे। विजय की बात सुनकर नैना हल्के से विजय के घुटनों पर मरती है और शर्म से अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। और तभी पंडित जी बोलते हैं, वधू का कन्यादान करने के लिए वधू के पिता को बुला लीजिए। पंडित जी की बात सुनकर नैना का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम से मुरझा जाता है और उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। नैना अपनी नम आंखों से प्रेम की तरफ देखती है तो प्रेम हल्का सा मुस्कुरा कर अपने कदम मंडप की तरफ बढ़ा देता है और फिर पंडित जी को बोलता है, मैं दुल्हन का बड़ा भाई हूँ और कन्यादान भी मैं ही करूँगा। मैंने अपनी बहन को अपनी बेटी की तरह ही पाला है और आज उसके पिता का कर्तव्य भी मैं ही निभाऊंगा। पंडित जी जरूर जजमान, बड़ा भाई पिता के समान ही होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी अर्धांगिनी को भी बुला लीजिए। पंडित जी की बात सुनकर प्रेम पलटकर मन्नत की तरफ देखा है तो मन्नत भी मुस्कुराकर प्रेम के पास आकर खड़ी हो जाती है और फिर मन्नत और प्रेम दोनों ही नैना का कन्यादान करते हैं। फिर पंडित जी नैना और विजय को फेरों के लिए खड़े होने को बोलते हैं। नैना और विजय फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। विजय नैना का हाथ पकड़कर उसके साथ फेरे लेने लगता है और हर पैरों के साथ उसे वचन भी देता है। वचन जिंदगी भर साथ निभाना का वचन, हर सुख दुख में साथ निभाना का वचन, एक दूसरे पर भरोसा करने का वचन, जिंदगी भर नैना की हिफाजत करने का। और ऐसे ही वचन के साथ सातों फेरे पूरे होते हैं और फिर नैना और विजय वापस से अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तब पंडित जी बोलते हैं, वर पहले कन्या की मांग में सिंदूर भर और फिर वधू को मंगलसूत्र पहनाएं। विजय सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर लेकर नैना की मांग में भर देता है और इस एहसास को पाते ही नैना अपनी आंखें बंद कर लेती है और ना चाहते हुए भी नैना की एक आंख से एक आंसू का कतरा लुढ़क कर उसके गाल पर आ जाता है और थोड़ा सा सिंदूर उसकी नाक पर लग जाता है, जो उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। विजय उसे आंसू के खतरे को देख लेता है। विजय अपनी उंगलियों के पिछले हिस्से से नैना के आंसुओं को साफ करता है और मुस्कुरा देता है। नैना अपनी आंखें खोलकर विजय की तरफ देखती है तो विजय मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका देता है और तभी पंडित जी की आवाज आती है। पंडित जी बोल रहे थे, बेटा यहाँ पर मंगलसूत्र नहीं है। और फिर पंडित जी रेखा जी की तरफ देखकर बोलते हैं, बहन जी मंगलसूत्र मंगवा दीजिए, वधू को अब वर मंगलसूत्र पहनाएगा। रेखा की मन्नत की तरफ देखते हुए बोलते हैं, बेटा मंगलसूत्र तो मैं तुम्हें दिया था, कहाँ पर रखा है? तुमने मंडप में नहीं रखवाया।
मन्नत कुछ याद करके अपने सर पर चपत लगाते हुए बोलती है, ओ हाँ मंगलसूत्र तू मेरे कमरे में रखा है, मैं मंडप में रखवाना भूल गई, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर मन्नत जल्दी से अपने कमरे में भागती हुई चली जाती है। मन्नत अपने कमरे में पहुंचकर चारों तरफ मंगलसूत्र ढूंढने लगते हैं, लेकिन मन्नत को मंगलसूत्र कहीं भी नहीं मिल रहा था। मन्नत सारी अलमारी, सारे ड्रॉर सब चेक करती है, पर मन्नत को मंगलसूत्र कहीं नहीं मिलता। बाहर सभी लोग मंडप पर मन्नत के मंगलसूत्र लाने का इंतजार कर रहे थे, और तभी मन्नत का ध्यान प्रेम के लैपटॉप के नीचे रख गोल्डन बॉक्स पर जाता है। बॉक्स को देखकर मन्नत के चेहरे की मायूसी और परेशानी एक ही पल में गायब हो जाती है और उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। मन्नत झट से बॉक्स को निकाल लेती है, लेकिन तभी प्रेम के लैपटॉप का बैग नीचे गिर जाता है। लेकिन बैग जमीन पर गिरता उससे पहले ही मन्नत बैग को पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसमें से कुछ फाइल के पेपर निकाल कर गिर जाते हैं। मन्नत जल्दी से उन पेपर्स को बैग में रखने ही जा रही थी कि तभी मन्नत का ध्यान एक पेपर्स पर जाता है, जो एक मेडिकल रिपोर्ट थी और उसमें पेशेंट का नाम मन्नत लिखा हुआ था। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।